तो मुझे वृंदावन जाने का बड़ा मन था यार। वृंदावन गया तो पहुँचते ही ऐसा लगा कि मतलब एक लैंड में एक एनर्जी होती है ना, तो वो मुझे महसूस होने लग गई थी। पर आपको वो एनर्जी आई और मैं 2-3 दिन तो मैं एकदम मतलब सात्विक फील किया बहुत, क्योंकि मैंने नॉनवेज खाया ही नहीं था, वो तो लैंड वो एरिया में मिलता ही नहीं है, तो उससे बड़ी अच्छी फीलिंग भी आई। फिर मैं वहाँ से दिल्ली गया तो मेरे भाइयों से मिला, तो वो लोग मुझे ऑफ़र कर रहे थे, मैंने कहा नहीं मैं छोड़ दिया हूँ। मन ही नहीं हुआ। फिर ऐसे करते करते मैंने छोड़ दिया। सर केपी ढिल्लों, करण औजला सुनते हो आप? कम सुनता हूँ। एपी के 2-3 गाने बड़े अच्छे लगे थे मुझे, बट आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट आई वाज लाइक ओके, बट थोड़ा सा मुझे धीरे धीरे रेपिटेटिव लगने लगा था। तो हमने जो गाना बनाया था वो बहुत बहुत पेट्रियाटिक, बहुत ही इमोशनल था, जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को नहीं पसंद आया। उसको मैंने बुलाया, बोला भाई तू गाना लिख और कुछ कर यार। तो उसने पहला ही लाइन लिख दिया, कुछ करिए। फिर मैंने उसको कहा देख मैं चक दे 2 बार लाने वाला हूँ, तो उसने 2 बार लिखा कुछ करिए कुछ करिए, नस नस मेरी खौले कुछ करिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो एक लेजेंड है, एक ओजी है, सलीम मर्चेंट सर। जो जितना इनका काम है, जितनी मूवीज के लिए इन्होंने म्यूजिक प्रोड्यूस करा है, बैकग्राउंड स्कोर करा है, अगर हम उनके नाम भी लेने लग जाए ना एक एक करके, तो ये एपिसोड ऐसे ही खत्म हो जाएगा, 1 घंटा ऐसे ही बीत जाएगा। सर ऑनर टू हैव यू। हम लोग बहुत बड़े फैंस रहे हैं आपके एंड बहुत टाइम से आपको देखा है। आज लग रहा है कुछ अचीव करा है, अगर आपके साथ आप हमारे को टाइम दे रहे हो तो। नहीं कम ऑन, आप लोग कमाल का यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं, बहुत वक्त से बना रहे हैं, और मैंने काफ़ी सारे आपके पॉडकास्ट देखे और यू नो आई थॉट इट बी ग्रेट टू जस्ट हैव अ चैट। थैंक यू सर, आपने बिजी शेड्यूल से अपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बड़ी बात है। बिजी तो देखिए कहने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे सोचते कि मैं बहुत बोलते हैं कि मैं बिजी हूँ, पर अगर जिसको जो करना होता है ना वो कर लेता है। सही बात है सर। अभी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने कहा कि हम कितने टाइम से काम कर रहे हैं, हमें 9 साल हो गए, हमने बताया आपको। फिर बात चल रही थी पॉडकास्ट कितने ज़्यादा हो रहे हैं, बट आपने बीच में एक बात बोली कि यार हम भी परेशान हैं यार, कोई गाने नहीं सुन रहा है। ये सुन के मुझे बड़ा अजीब लगा। मतलब आप कैसे परेशान हो सकते हो? मतलब यूट्यूब आप जैसे लोगों के लिए इतना अनस्टेबल। अभी अब थोड़ा साउंड किया कि यार हमारे गाने कोई नहीं सुन रहा, सॉर्ट ऑफ। तो ये फीलिंग कैसे? नहीं बिल्कुल, ये बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि YouTube में क्या होता है कि वो जो एल्गो है वो जब सॉन्ग का आता है, यू नो इट्स वो रिकमेंडेशंस भी उतने कम आते हैं गानों के, अनलेस कि गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो गया हो। यू नो YouTube भी वही आपको प्रॉम्प्ट करता है जो चीज़ वायरल होती है, जो चीज़ यू नो बहुत लोग उसको कंज्यूम करते हैं। अभी पॉडकास्ट काफ़ी लोग देख रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, लॉन्ग फॉर्मेट है, तो एक तरीके से वो भी मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ यूट्यूब ऑफ कोर्स सर। लॉन्ग फॉर्मेट्स इज समथिंग दैट यूट्यूब खुद रेकमेंड करता है उससे, यू नो अगर वो, क्योंकि उसमें ज़्यादा एड्स का वो सिस्टम ज़्यादा बढ़ता है। और मेरे ख्याल में ऑल्सो क्या हो गया कि लोग ना आजकल ऐसे देखते हैं यार, फ़ोन ऐसे देखने बंद कर दिए यार। तो इस वजह से भी शायद शॉर्ट्स ज़्यादा प्रॉम्प्ट हो रही है, और गाने जो हमारे वीडियोस होते हैं वो 4-5 मिनट के, वो मतलब ना यहाँ है ना वहाँ है, इट्स नीदर शॉर्ट नो लॉन्ग फॉर्मेट। तो मतलब पता नहीं उस वजह से शायद बिल्कुल ही यू नो और सर वैसे आपको म्यूजिक वाइज भी कुछ ऑडियंस में ऐसा लगता है कि ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हुई है, या वो अलग टाइप का गाने सुनने लग गई है, ऐसा कुछ भी है? मुझे लगता है कि काफ़ी लोग यूट्यूब के अलावा मतलब इंस्टाग्राम पे कंज्यूम कर लेते हैं रील्स। मेरा ख्याल है रील्स की वजह से ही शायद यूट्यूब शॉर्ट्स आया है, और उस वजह से शायद यू नो अब यूट्यूब को करने की ज़रूरत थी नहीं वैसे, बिकॉज यू नो उन्होंने जो दुकान शुरू की थी वो काफ़ी बढ़िया थी हाँ। बट यू नो ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम ने वो शॉर्ट फॉर्मेट को इस तरह से रील्स को इतना इम्पोर्टेंस दे दिया, और यू नो इतने कम वक्त में इतना कंटेंट मिल जाता है व्यूअर को। बट शायद यूट्यूब की मेरे ख्याल में शायद यही गलती थी कि वो उस चीज़ को फॉर्मेट सेम कॉपी करने के चक्कर में या सेम चीज़ रेप्लिकेट करने के चक्कर में यूट्यूब शॉर्ट्स जो आया है वो कहीं ना कहीं कंपोजर्स के लिए, सिंगर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए वो उनका एल्गो थोड़ा सा कम कर दिया। बिकॉज म्यूज़िक वीडियो देखने के लिए ऑब्वियसली व्हेन यू डोंट वॉच इट लैंडस्केप में आप नहीं देखते, क्योंकि अपनी आदत हो गई इस तरह से वर्टिकल देखने की।
तो शायद उस वजह से वो कम हो गया। और तो और ऑफ कोर्स म्यूज़िक में हुआ ये है कि म्यूज़िक वीडियोस जो है दे आर अ सर्टेन बजट। जब आप प्रोड्यूस करते हो उसको, यूट्यूब का ओवरऑल रेवेन्यू जो आर्टिस्ट को मिलता है वो थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, खासकर इंडिया में। अगर आपका वीडियो चल गया यूएस में या यूके में या मिडल ईस्ट में तो बात और है, बट इंडिया की जो सीपीवी है तो डेफिनेटली कम ही है। बट अभी कुछ कंट्रोवर्सी आपके बारे में अभी हमने सुनी थी, देखी थी कि कोई एक आपका सॉन्ग था हारिया, तो वो पाकिस्तानी सिंगर कहते हैं कि यू हैव कम्प्लीटली इंस्पायर्ड विद दिस या कॉपी किया है और व्हाटएवर, तो आपने उस चीज़ को कैसे देखा था? Such a great question. Thank you for saying that. अच्छा, biggest problem also was Haria was written by Kumar, okay, the lyricist, जिसने बहुत सारे गाने लिखे। और वो गाना भी उसका नाम था रोइया, वो गाना जो एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने किया हुआ है, और उसका नाम मैं भूल रहा हूँ आर्टिस्ट का, बट वो रोइया गाना भी कुमार ने लिखा था। अच्छा, तो ज़्यादा ये हो गया कि यार ये तो डेफिनेटली, मेरे को तो बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे थे, चप्पा फैक्ट्री और ये फैक्ट्री, और मतलब बहुत ट्रोल हुआ मैं। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी चाहे लोग जो भी सोचे वो समझे, वो मतलब उनके ऊपर है। मेरे और सुलेमान के करियर में हमने कभी कोई गाना उठाया नहीं है, ना कभी उठाएंगे। ये बात तो मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इतने सारे गाने हमने किए, कहीं कुछ मिलता जुलता भी नहीं है। इसका रीज़न ये भी है कि कभी कभी मैं गाना बनाया तो सुलेमान मेरे को बोलता है, यार सलीम ये थोड़ा उसके जैसा है, गाना चेंज कर देते यार। ओके। करते, बिकॉज लोग बोले उससे पहले हम ही कर देते चेंज, यार इट्स बेटर। तो हारिया में हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे गाने हैं, मतलब जैसे ये एक पैटर्न है मेलोडी का, बेखुदी में बेकसी में बेकही में हुआ, तुझको हर दुआ दी और दगावी और फना हुआ, कुर्बा हारिया हारिया हारे कुर्बा हुआ। ये एक मेलोडी का एक दा रा 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 रा, ये एक मूवमेंट है, म्यूजिकल मूवमेंट आपने बहुत बार सुना होगा यार। और वही है हारिया हारिया हारिया। अब इत्तेफाक से, या सॉरी नॉट इत्तेफाक से, बट माय बैड, मेरे क्या बोलते हैं, बदकिस्मती से, रोइया रोइया मेरे आंसू रोइया, ऐसा कुछ था मेलोडी उसका। उसमें बाप रे, इंडिया पाकिस्तान की तो वॉर हो गई शुरू कि सलीम सुलेमान ने कॉपी कर लिया, सलीम सुलेमान ने। हमने कभी लाइफ में कोई गाना कॉपी नहीं किया। ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ कुछ गाने ना अमूमन किससे मिलते हैं, बट इंटेंशनली कॉपी नहीं होता। अगर मुझे कॉपी करना होता तो हारिया हारिया मेरी दीदी हारिया ऐसे कर देता मैं, बट मेरा ऐसा नहीं था। मेरा ऐसा था कि हारिया हारिया हारिया, इतना ही था। बट बिकॉज द फर्स्ट टू नोट्स हारिया हारिया और रोइया रोइया मेरी आँखा रोइया, उसका ऐसा था। और मेरा हारिया 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 बस, बट बिकॉज द फर्स्ट टू नोट्स वर सेम। तो ये इत्तेफाक ही है वैसे देखा जाए तो। इन लोगों को तो बदकिस्मती है मेरी यार, इत्तेफाक तो मतलब रॉन्ग वर्ड है। बदकिस्मती है कि मैंने अगर रोया सुना भी होता ना। अच्छा, बेस्ट पार्ट इज कुमार ने लिखा है मेरा गाना और उसका भी गाना, दैट आर्टिस्ट का गाना भी रिटन बाय कुमार, सेम राइटर। तो ऐसा तो उनका मतलब क्या कहते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली उनको दिमाग में ये आएगा कि राइटर ने ही सजेस्ट किया होगा कि ये ले लो, ये धुन बना लो, ऐसा कुछ। आपकी वैसे राइटर से बात हुई थी, ये सेम कैसे बना दिया? भैया वो कौन से साल में बना था, ये कौन से साल में बना था, 3-4 साल का अंतर था। अब कुमार ऐसा आदमी है कि वो रोज एक नया गाना बनाता है। कुमार मेक्स अ सॉन्ग एवरी डे। हमारी भी स्पीड काफी अच्छी है, हम लोग मतलब हफ्ते में 2 गाने तो बना ही लेते हैं हम लोग।
बट कुमार तो रोज 4 गाने बनाता है मेरे ख्याल से, सुबह से दोपहर मुखड़ा किधर और लिखता है, फिर दोपहर से शाम किधर कोई और कंपोजर के पास 17 लिख लेता है, तो उसका तो मतलब आउटपुट बहुत कमाल है। उसके दिमाग से निकल गया होगा, 2-3 साल का अंतर में बनाया है गाना। द ट्रू स्टोरी ऑफ दिस सॉन्ग इज दैट मैंने ये गाना बनाया था हारिया हारिया मच बिफोर हमारे जो पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट है उससे मच पहले बनाया था। एक फिल्म आई थी उंगली इमरान हाशमी की, उसमें हमने एक गाना बनाया था हारिया हारिया, ये वाला, जो करण जौहर को नहीं पसंद आया था, तो फिर हमने ये गाना साइड पे रख दिया था और हमने दूसरा एक गाना बनाया था जिसका नाम था औलिया। औलिया मेरे रास्ता दिखा, औलिया मेरे रास्ता दिखा, के ही दादा है औलिया मेरे। ये गाना था, अरमान मलिक ने गाया था, ये गाना रिलीज था, तो मेरे पास हारिया पड़ा हुआ था बहुत सालों से, तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, इसका एक सिंगल बना लेते हैं। अच्छा सर, क्या इसी वजह से आपको लगता है हर आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट का म्यूज़िक सुनते रहना चाहिए? क्योंकि एक टर्म है आजकल हम सुनते रहते हैं सैम्पलिंग, बहुत सारे आर्टिस्ट सिमिलर सैम्पल्स यूज़ कर लेते हैं अलग बीट्स पे और लोगों को लगता है अरे इसने इससे कॉपी कर लिया उसने, तो आप क्या सुनते हो लोगों का म्यूज़िक? मैं सुनता हूँ, बिल्कुल सुनता हूँ। मैं पूरा नहीं सुन सकता हूँ, कई बार मैं 1-1.5 मिनट 2 मिनट तक सुनता हूँ, बट यस मैं सुनता हूँ। अगर गाना मुझे पसंद आ गया तो पूरा सुनता हूँ और फिर एक बार लगाता हूँ उसको, फिर एक बार लगाता हूँ। तो मैं सुनता हूँ लोगों का म्यूज़िक, ज़रूर सुनना चाहिए। आजकल कौन चल रहा है आपके लूप पे, कोई आर्टिस्ट? यार मुझे ऐसे तो बहुत फिल्म के सब गाने मैं सुनता हूँ, बट मैं इंग्लिश भी सुनता हूँ, काफ़ी सुनता हूँ, के पॉप ज़्यादा सुनता हूँ आजकल। और या सर आप के पॉप सुन रहे हो, थोड़ा ऑफ लग रहा है मेरे को। आप तक पहुंच गया है के पॉप? यार मुझे अच्छा लगता है, बीट्स कमाल है उनकी और म्यूज़िक मतलब टेस्टी है। एनी बैंड पर्टिकुलरली? I mean I like BTS because they are popular और मैंने काफ़ी गाने सुने, पर उसके साथ साथ बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। मतलब मैं प्लेलिस्ट लगा लेता हूँ, फिर चेक नहीं करता हूँ कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। वो प्लेलिस्ट में भी काफ़ी BTS के काफ़ी गाने हैं वैसे। और फिर there's a band called Dirty Loops, फिर कोल्डप्ले भी सुनता हूँ और गज़लें भी सुनता हूँ मेहदी साहब की, मदन मोहन जी का पुराना म्यूज़िक भी सुन लेता हूँ, कुछ जैज़ भी सुन लेता हूँ, कुछ पॉप भी सुन लेता हूँ। सर AP ढिल्लों, करण औजला सुनते हो आप? कम सुनता हूँ। रिलेट कम कर पाते हो आप? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे थोड़ा सा रेपिटेटिव लगता है विद ऑल। मुझे ये करण का ये गाना बहुत पसंद आया था, ये हुस्न तेरा तौबा। तौबा तौबा। आई लाइक्ड इट, इट हैड कूल वाइब। सॉफ्टली भी बहुत अच्छा है करण का। AP के 2-3 गाने बड़े अच्छे लगे थे मुझे, बट आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट आई वाज लाइक ओके दिस इज ही डज गुड म्यूजिक, बट थोड़ा सा मुझे धीरे धीरे रेपिटेटिव लगने लगा था। बट नो ऑफेंस, ही इज़ अ वेरी गुड प्रोड्यूसर एंड आर्टिस्ट। करण की भी मुझे बहुत पसंद है, मुझे सिद्धू के भी गाने बहुत पसंद थे तभी। आई लाइक ऑल म्यूज़िक यार, मुझे कोई ऐसा मतलब किसी से वो नहीं है, बट मेरा एक थ्रेशोल्ड पॉइंट के बाद मैं मतलब थोड़ा चेंज कर देता हूँ फिर। सर आजकल यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी चल रही है, देयर इज दिस राइवलरी गोइंग ऑन, अगर आपने देखी है तो हनी सिंह बादशाह की। अरे यार आपकी हुई है? आपकी हुई है सर किसी से ऐसी राइवलरी? यार ये सब एक्चुअली मुझे लगता है इट्स वेरी टेम्परेरी यार। हम लोग सब ना एक क्या कहते हैं ना, एक स्विमिंग पूल में स्विम कर रहे हैं, समंदर में अभी डुबकी लगाना बाकी है हमें यार। स्विमिंग पूल में एक दूसरे से हम लोग छेड़खानी कर रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं एक दूसरे को। आई थिंक आर्टिस्टों को ज़्यादा दूर की सोचना चाहिए। आप अगर आप आर्टिस्ट वेस्ट के आर्टिस्ट देखिए तो अभी वहाँ के जो हिप हॉप आर्टिस्ट वो भी एक दूसरे को डिस करना बंद कर दिए, बट हमारा यहाँ डिसिंग अभी भी चल रहा है। सर वैसे वेस्टर्न में भी चल रहा है अभी तो है। बहुत कम हो गया है यार। सर चल रहा है, अभी ड्रेक का और उसका आया था केंड्रिक लैमार का रिसेंट। कंपैरेटिवली लेस है, लेस, कंपैरेटिवली लेस। ये कह सकते हैं। पहले बहुत था,
लोग पक गए यार ये सब। ये सर बीच में जैसे गली बॉय मूवी आई थी, फिर उस टाइम पे वो रैप कल्चर आया इंडिया में थोड़ा। अभी वो रफ्तार और एमिवे का इतना मतलब लंबा चला, पता नहीं कि अभी तक चल रहा है कि लोग भी अलग दोनों ही डिसइंटरेस्टेड हो गए शायद। हाँ बट खैर एनीवे आई जस्ट विश एवरीवन बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज आई थिंक ये टाइम ऐसा है कि कोलैब्स का टाइम है। जैसे आई रियली लव बादशाह कोलैबिंग विद औजला, I really love, I mean, I think Bacha and Honey Singh should collab and do a song. It's तो good. पूरा इंडिया चाहता है It'll वैसे break the internet, yeah. जैसे हम लोग एक प्रोजेक्ट करते हैं हर साल, is a project called भूमि। ये प्रोजेक्ट हम करते इसलिए क्योंकि हम आर्टिस्टों को ये ऐसा बड़ा स्टेज दे कि हम उस पर कोलैब्स लेके आए। जैसे पहली बार हम श्रेया और सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान का कोलैब कर रहे हैं इन सच अ बिग वे। उन्होंने पहले गाने गाए हैं फिल्म के। हम पहली बार विशाल ददलानी और सोनू निगम का कोलैब कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम हम ऑन दिस भूमि 24 स्टेज। तो आई थिंक लोगों को दूर का सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, टू कोलैब rather than diss each other, in my opinion, because एक तो 4 दिन की जिंदगानी है, उसमें 3 दिन की चांदनी है। क्या है ये सब यार? इट्स अभी वो 3 दिन की चांदनी में भी आप 2 दिन डिसिंग करते हो तो यार थोड़ा मतलब तकलीफ होती है मुझे। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय, आई मीन आई डोंट फाइंड एंटरटेनमेंट इन दैट। मुझे दुख होता है बिकॉज सब है तो सब अपने ही ना यार। अगर आप डॉक्टर हो तो आप सोचेंगे यार ये म्यूजिक वाले हमेशा एक दूसरे को के साथ में झगड़ा करते हैं। अगर आप उस म्यूजिक इंडस्ट्री के ना हो, अगर आप आर्टिस्ट इंडस्ट्री के ना हो या मीडिया इंडस्ट्री के ना हो, चलो मान लो आप लॉयर हो या इंजीनियर हो, तो आप अगर ये देखते तो एज अ लेमैन यू मस्ट बी थिंकिंग ये म्यूजिक वाले हमेशा झगड़ा करते रहते इन दोनों को देख के। वैसा तो हम भी उसमें शामिल हो गए, राइट और रॉन्ग। हालांकि मैं तो यही चाहूँगा कि सब लोग प्यार मोहब्बत से रहे, कोलैब करें, इंटरनेट ब्रेक करें थ्रू देयर टैलेंट, थ्रू देयर म्यूजिक। नो आई मीन दैट्स द वे टू गो अहेड मैन। सर आप ऐसे इस चीज़ को कैसे लेते हो कि जैसे अभी जैसे रैप कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा है और गानों में गन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है कि भाई बदमाशी टाइप ले लो या फाइट्स का ज़्यादा जिक्र हो रहा है रादर देन कि जैसे पहले होते थे सॉन्ग्स। तो इस चीज़ को आप कैसे लेते हो कि जैसे ये चीज़ पर ज़्यादा प्रमोट हो रही है? मुझे नहीं पसंद आता वो। एक वक्त के बाद बोरिंग भी हो जाता है यार। अभी तुमने देख लिया कुछ गानों में फरारी और लैम्बोर्गिनी की बात चल गई, हमर की, इसकी उसकी, तो ठीक लगता है यार, चलो ठीक है। फिर गन्स आ गए, चलो ठीक है। बट कब से चलता आ रहा है, मतलब मैं पक गया हूँ अभी। हाउ कैन आई मीन लिसनर्स तो पक गए मेरे ख्याल में यार। तो आर्टिस्टों को भी समझ जाना चाहिए कि अभी यार कुछ लिसनर्स तो सर बहुत मतलब जल्दी टॉपिक्स पक रहे हैं बहुत है लिखने के लिए, टॉपिक्स बहुत है लिखने के लिए। ऐसा नहीं है यार, अगर तुम कुछ नया सोच के दोगे लोगों को तो पसंद आएगा उनको यार। पर बहुत फास्ट चाहिए। आप मुझे एक चीज बताओ, हुस्न तेरा तौबा ओ तेरा, उसमें क्या अलग है वर्ड्स में? हुस्न आपने सैकड़ों बार सुन लिया है, तौबा आपने 200 बार सुन लिया है। तो इफ इट्स अ गुड सॉन्ग ना, एंड यू आर राइटिंग समथिंग दैट इज इजी एंड सिंपल फॉर पीपल टू हम, और आपने कुछ मतलब मतलब करण ने कुछ ऐसी बात की नहीं है, करण औजला ने इस गाने में, विच इज़ लाइक प्रमोटिंग एनी गन कल्चर, बिकॉज वो पिक्चर में वो था ही नहीं, फिर भी वो गाना हिट हो गया। सो देयर इज ऐसा कुछ नहीं है कि आप गन कल्चर को या आप कार्स और लाइफस्टाइल को आप मतलब इतना अहमियत देते हो अपने गाने में तो गाना हिट हो जाता है, लोग रिलेट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। आई मे बी रॉन्ग, बिकॉज आई थिंक बहुत हो गया है अभी एंड लोग थोड़े से पक गए। सर कोलैबोरेशंस की बात हो रही थी, आपने बहुत यूनिक कोलैबोरेशंस करी है। आपने हंसराज रघुवंशी के साथ कोलैब करके शिव जी का भजन बनाया है, आपने चित्रलेखा जी के साथ लेटली कोलैब करा है। तो सर मतलब मैंने आबिदा परवीन के साथ भी किया है, हमने बहुत सारे आपने पैराडॉक्स के साथ हिप हॉप नंबर करा है, रफ्तार के साथ कोलैब किया है, मैंने किंग के साथ किया है। आपने रफ्तार पाजी और बोहिमिया पाजी को बिठाकर एक कुर्बान हुआ का वर्जन बनाया है। तो लेडी गागा के साथ भी किया हुआ है। बिल्कुल, एनरिके के साथ किया है। यार देखिए, कोलैबोरेशन से क्या होता है कि ना, एक तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, बिकॉज एक्सपीरियंस कमाल हो जाता है दूसरे आर्टिस्ट के साथ काम करने का। उसका स्टाइल क्या है, उसकी वाइब क्या है,
वो एक साथ काम करने के बाद तजुर्बा जो होता है ना, उससे आदमी की नॉलेज बहुत बढ़ती है। प्लस म्यूज़िक में काम भी बढ़ता है, उसके फैंस आपके फैंस दोनों जुड़ जाते हैं, उसके फैंस आपके फैंस हो जाते हैं, हमारे फैंस उसके हो जाते हैं, तो वो एक्सचेंज हो जाता है। गाना मतलब एक प्यार मिल जाता है उसको, ओवरऑल लिसनरशिप मिल जाती है, तो इट्स अ ग्रेट थिंग। शिव जी के गाने मैं हमेशा, मुझे बहुत पसंद है बनाने, खासकर महाशिवरात्रि के वक्त हम बनाते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी एक खुशी मिलती है भोले के लिए गाना बनाने के लिए। ऑल्सो इस बार हमने जन्माष्टमी में कृष्ण जी के लिए गाना बनाया है। सर जैसे अभी कोलैबोरेशंस की बात हो रही थी, तो लेडी गागा के साथ बताओ कैसे कांटेक्ट बैठा, कैसे लेडी गागा का इस तरह का हुआ कि उसकी एक एल्बम आई थी बॉर्न दिस वे, उसका एक सिंगल था बॉर्न दिस वे, और वो उसको पता नहीं कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन उसको ऐसी मिली थी कि इंडिया में बड़ी मार्केट है, जो कि है यार। 1.6 बिलियन पीपल, हर छठा आदमी इंडियन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियंस लिविंग आउटसाइड। तो उसने एक स्ट्रैटेजी की कि, और वो तभी ना उसकी कुछ 3 महीने के बाद उसकी कुछ एक परफॉर्मेंस होने वाली थी रेस ट्रैक पे, वहाँ नोएडा में जो रेस ट्रैक है वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस होने वाली थी। तो उसने बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान किया कि मैं एक इंडियन वर्जन बनाती हूँ बॉर्न दिस वे का, जिसको आप इंडियन रीमिक्स भी कह सकते हैं। तो उसने हमें कांटेक्ट किया थ्रू हर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट से ईमेल आया और ट्रैक्स आए, तो ये अनरिलीज ट्रैक था, और मैंने हमारी इस पे एक बार उस पे बात हुई, टेलीफोन पे, मोबाइल पे बात हुई, तभी कोई जूम वूम कुछ था नहीं तभी, तो फ़ोन पे हमारी बात हुई। एंड मैंने उसको पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ वाइब डू यू से लाइक, तो शी वाज वेरी ओपन। उसने कहा कि आपको जो इंडियन फील आप इमेजिन कर रहे हो इस गाने के साथ, तो आप उससे कुछ मतलब डू समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड तो काफ़ी सारा मतलब बहुत फ्रीडम था काम करने में, और वक्त भी बहुत कम था। और मैं समझता हूँ जब वक्त कम होता है ना, तब सबसे बेस्ट काम होता है आउटपुट ज्यादा अच्छा निकलता है। यार। जब लोगों को वक्त दे देते हैं ना, तो फिर सोचते हैं, चलो कुछ खाने के लिए मंगाते हैं, ये वो एड्रेनलिन जब किक होती है ना आपकी, तब बैंग 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 निकलता है यार। सर वैसे जैसे लेडी गागा की बात की जाए, फिर एंड्री की, ये ग्लोबल स्टार्स है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज इंग्लिश वो बहुत कंट्रीज में सुनी जाती है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उन म्यूजिशियंस की लाइफ कुछ अलग होती है कि इंडियन म्यूजिशियन से, मतलब उनकी ज़िंदगी कैसी होती है? अगर आपने ऐसा काम किया है, कुछ देखने को मिला आपको ऐसा? नहीं, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, हमारी ज़िंदगी थोड़ी ज़्यादा हेक्टिक होती है, बिकॉज आई थिंक हम लोग हर कुछ सब कुछ करते हैं। हम लोग एक साल में 2-3 फिल्में कर लेते हैं, 80-90 शो कर लेते हैं, फिर आप जैसे महारथियों के साथ पॉडकास्ट भी कर लेते हैं और कुछ एड्स कर लेते हैं, टीवी शो जज कर लेते हैं। और कॉन्सर्ट्स भी, मतलब ट्रैवल भी कर लेते हैं, टूर्स भी कर लेते हैं। तो हमारी लाइफ ज़्यादा रंगीन है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। रंगीन तो उनकी भी है ही वैसे रंगीन, उनकी अलग वे में रंगीन है। यार डिपेंड्स यार, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मुझे तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अपना हिंदुस्तान सबसे बेस्ट है यार, हमारी लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी है। सर अभी आपकी लाइफ कैसी है? मतलब अभी आप फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री हैं, इतने साल से आप काम कर रहे हैं, अभी आपको लगता है तलब कि यार मैं पैसे के लिए काम करूँ? मैं पैसे के लिए कभी काम किया ही नहीं था यार, मैं हमेशा सरस्वती को ही प्रणाम करता हूँ, लक्ष्मी आ जाती है। मैं भागता ही नहीं हूँ पैसे के पीछे, कभी नहीं भागा है। भागा होता तो प्लेन वेन खड़ा होता अभी बाहर। अच्छा, इतना हो जाता इंडिया में, मतलब इतना पे स्केल है कि आर्टिस्ट प्लेन खड़ा कर दे? क्योंकि अभी तक कोई अरे यार, आदमी सोचे तो कुछ भी कर सकता है यार, चांद पर पहुंच गया। सर इनिशियल डेज में तो, पर मेहनत के साथ किस्मत बहुत जरूरी है भैया। किस्मत के ना होने पे, ऐसा मैं समझता हूँ, कितना भी आदमी मेहनत कर लेना, वहां पहुंच नहीं पाता जब तक किस्मत नहीं होती साथ। तो आप किस्मत को सबसे ज्यादा अहमियत देते हो? सबसे ज्यादा नहीं, इक्वल, वन ऑफ द इक्वल कॉम्बिनेशन, मेहनत एंड किस्मत कॉम्बो। डेस्टिनी में मानते हो आप? आदमी बनाता है अपनी खुद की डेस्टिनी, बट थोड़ी बहुत तो किस्मत का खेल होता ही है। टाइमिंग्स का बहुत बड़ा खेल है सर। खेल तो है, थोड़ा तो है, मेहनत बट जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ ना, कॉम्बिनेशन ऑफ मेहनत एंड किस्मत। इट गोज हैंड इन हैंड, अपने साथ साथ यू चलता है। हैव टू हैव। आदमी जो देखेंगे यार किस्मत ने साथ दिया तो, और बैठ गया ऐसी, तो खत्म, ये भी नहीं कर सकते। ऑब्वियसली।
आप वृंदावन भी होकर आए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? पहले तो मुझे बांके बिहारी जी के मंदिर में जाके मैं बहुत एकदम, आपने वैसे सोचा ही क्यों कि वृंदावन जाना है? यार देखो मुझे ना डिवोशनल, मैं तो ना मुझे बहुत इंटरेस्ट है अलग अलग फेथ में। तो वैसे एक चीज़ नोटिस की थी कि कैसे इंडिया में शिव जी की पूजा होती है नॉर्थ में, गणेश जी बहुत ज़्यादा, उनकी पूजा बहुत ज़्यादा होती है वेस्ट में, गुजरात और महाराष्ट्र देख लो, ईस्ट में दुर्गा जी है देवी, राइट, बंगाल में, और साउथ में कार्तिक है। तो बड़ा ये कमाल का एक हिंदुस्तान का एक अच्छा, द वे इट्स डिवाइडेड, वैसे तो हर जगह पे सबकी पूजा होती है बट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है ये चार जो और फिर मुझे पता लगा रिसेंटली कि शिव जी की तो एक बेटी भी थी, अशोक सुंदरी, और तो मुझे नॉलेज का बड़ा मुझे शौक है। फिर कृष्णा जी के बारे हम वहाँ जाए तो मुझे ये तो पता ही था कि वो संपूर्ण कलाकार है, एज अ डांसर, एज अ पेंटर, एज अ फ्लाउटिस्ट। तो और फिर उनका जो जैसे उनकी बचपन के उनके दिन, फिर द्वारका में, फिर वहाँ वृंदावन में उनकी जो ज़िंदगी थी, फिर वहाँ से फिर एक बार वो, तो उनके अलग अलग जो रूप है और स्टोरीज़ जो उनकी थी, राधा जी और रुक्मणी, तो वो पूरा मुझे ये जो स्टोरीज़ है वो सुन के मैं एकदम बहुत इंट्रीग्ड हो गया था। तो मुझे वृंदावन जाने का बड़ा एक मन था यार। वृंदावन गया तो पहुँचते ही ऐसा लगा कि मतलब एक लैंड में एक एनर्जी होती है ना, तो वो मुझे महसूस होने लग गई थी। वहाँ पे लोग बेयर फीट चलते हैं, चप्पल और शूज़, मतलब बेयर फीट चलते हैं वहाँ, क्योंकि उनके वो बोलते हैं कि वहाँ पे यहाँ पे ठाकुर जी, उनकी ठाकुर जी की भूमि है, ठाकुर जी की धरती है, तो यहाँ कैसे, तो वो जो भक्ति है, उनकी जो श्रद्धा है, जो मतलब उनका डिवोशन है, उससे मुझे वो बहुत मूव किया। फिर राधे जी के टेम्पल में गया, मैं मंदिर में गया, तो वहाँ पे जो लोग, वहाँ की जो रौनक थी, वहाँ पे जो भक्ति थी, वो बड़ी मूव की। फिर बांके बिहारी जी के मंदिर में वो लोग पर्दा डाल देते, तो मैंने पूछा कुछ पुजारी से, दो तीन लोगों से, तो कहते कि नहीं बिहारी जी ना, मतलब वो तो बहुत पावरफुल है, आप देखोगे तो या तो मतलब आदमी पागल भी हो सकता है, और बहुत उसमें बहुत पावर है, आप मूर्ति को एक लंबे वक्त तक देख नहीं सकते। फिर ये भी स्टोरी कुछ थी कि बहुत सालों पहले एक महारानी जी थी राजस्थान से, जो कहते बिहारी जी को वो साथ ले गई थी, ऐसा सब था। तो ये सब स्टोरीज जो है मुझे बहुत और ये जो मूर्तियाँ जो है ना, वो प्राचीन मूर्तियाँ, मतलब बहुत पुरानी है, जमीन से निकली हुई है। तो पर आपको वो एनर्जी आई, और मैं 2-3 दिन तो मैं एकदम मतलब सात्विक फील किया बहुत, क्योंकि मैंने नॉनवेज खाया नहीं था, वो तो लैंड वो एरिया में मिलता ही नहीं, तो उससे बड़ी अच्छी फीलिंग भी आई। फिर मैं वहाँ से दिल्ली गया तो मेरे भाइयों से मिला, तो वो लोग मुझे ऑफर कर रहे थे, मैंने कहा नहीं मैं छोड़ दिया हूँ, मन ही नहीं हुआ। फिर ऐसे करते करते मैंने छोड़ दिया। पर एक वक्त के बाद ना मुझे थकावट सी महसूस वो होने लगी 4-5 मंथ्स के बाद, 6 महीने के बाद, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे वेजिटेरियंस जो है वो प्रोटीन शेक पीते हैं, क्योंकि प्रोटीन तो चाहिए आपको आपकी बॉडी के लिए। प्रोटीन शेक मुझे जमता नहीं था यार, मैंने बहुत सारे अलग अलग ट्राई किए, सूट नहीं करता था आपको, पेट खराब हो जाता था। बिल्कुल। तो उस चक्कर में फिर मैं बहुत सारे एग्स खाने लग गया था, तो उससे भी मतलब बदहजमी और थोड़ी सी तकलीफ होने लग गई थी। फिर मुझसे रहा नहीं गया है, बिकॉज मैं करता हूँ तो काम शाम के बाद जो मेरा काम बढ़ता है तो और बढ़ता है, तो 11:30-12 के आसपास मुझे एक थकावट सी होने लग गई थी हमेशा। तो फिर मैंने चेक किया, मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा, मेरा प्रोटीन इंटेक इतना कम हो गया था ना, दैट आई रियलाइज कि यार नहीं यार, ये नहीं होगा मुझसे। तो हालांकि मैं आज भी जितना हो सके उतना चिकन तो खाता ही नहीं हूँ, मतलब रेड मीट तो मैं सालों से नहीं खा रहा हूँ। तो अभी मैंने धीरे धीरे फिश शुरू किया है, जो मुझे पसंद नहीं है इतना, बट मुझे प्रोटीन्स के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे वो प्रोटीन शेक, सही प्रोटीन शेक
की खोज में हूँ अभी। अगर मिल गया तो फिश भी त्याग दूंगा। ये तो सर पूरे जितने भी जिमर्स हैं ऑल ओवर इंडिया यही खोजते रहते हैं कि भाई बॉडी बिल्डर्स की अच्छा प्रोटीन मिल जाए, पर भाई नहीं मेरे को मिलता। बॉडी वॉडी नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ क्या है कि वो थकावट ना हो, फटीग लेवल जो है वो नहीं हो, क्योंकि मैं कॉन्सर्ट्स भी करता हूँ, शोज भी करता हूँ, 2-2 ढाई घंटे हम लोग स्टेज पे रहते हैं और बहुत सारी एनर्जी जाती है गाना में गाने में। तो उसमें ना फिर वो काम मेरा जो मेरी जो मेन जो चीज़ है वो अफेक्ट का ना हो, बिकॉज प्रोटीन हर मसल को, और वोकल कॉर्ड्स भी एक मसल है, हर प्रोटीन हर मसल को हेल्प करता है। बट फिर भी अगर मुझे वो प्रोटीन शेक की खोज है, अगर मुझे मिल गया वो, तो आप फिश क्विट कर देंगे आप? मैं नमस्ते कर दूंगा। सर आप हर 6 महीने में एक चक्कर लगा लिया करो वृंदावन। ये बात तो सही है, वैसे मन बहुत होता है। सर तो आपको लग रहा है मतलब, या आप उस वे में सोच रहे हो कि मैं ट्रेंडिंग हुक डालूं या कुछ ऐसा डालूं जो रील पे कैच हो जाए, या थोड़ी मार्केटिंग ऐसी करूं या इस तरीके से पुश करूं? नहीं यार भाई, मैं तो ना हम लोग थोड़े पुराने पापी है, मतलब इन अ गुड वे, हम लोग थोड़े पुराने चावल है, आप कह सकते हो। सर आप लेजेंड हो सर, आप ये कहो हम ओजीज हैं। हमने एक्चुअली हमेशा देखा है कि गाना अच्छा बनाना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक हिट गाने के पीछे पड़े होगे ना तो शायद वो फेल हो जाओगे, आप वो मिस हो जाएगा। बट एक आप अच्छा गाना बनाओगे ना, जिसकी धुन अच्छी हो, जिसकी लिरिक्स अच्छी हो, एक टाइमलेस गाना हो, जो ऐसा हो कि मतलब उसकी मेलोडी चलती रहे चलती रहे चलती रहे, एक क्लासिक लव सॉन्ग या क्लासिक डांस सॉन्ग, तो उसी टाइप के हमने गाने बनाए हैं जो मतलब व्हाट इज़ अ गुड सॉन्ग का डेफिनेशन हो। तो जब वो बनाते हैं ना तो हम देखते नहीं कि यार ये 45 सेकंड्स में एक कमाल का हुक आना चाहिए, 90 सेकंड्स में एक ऐसा तोड़ मतलब मिलना चाहिए कि सुनने वाला मतलब पागल हो जाए, और फिर हम लोग अच्छा गाना बनाते हैं, चाहे वो 5.5 मिनट की कव्वाली हो या 4 मिनट का एक फन लव सॉन्ग हो, शायद थोड़ा सा सूफियाना अंदाज हो, चाहे इंस्पिरेशनल हो, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, फ्रॉम द मूवी डोर, या ओरे पिया देख लीजिए आप, आजा नच लगी, या शुक्राना ला देख लीजिए फ्रॉम द मूवी कुर्बान, या तुझ में रब दिखता है, इट्स अ सिंपल लव सॉन्ग। तो फिल्मों के गाने भी अब बतौर ऐसे बनाए कि इट शुड बी अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, गाना अच्छा हो। हिट गाना बनाने के चक्कर में आदमी फेल हो जाता है। सर आपने इतने आइकॉनिक गाने अभी गिना दिए, और उतने ही आइकॉनिक आपने बैकग्राउंड स्कोर्स भी दिए, जैसे विकेड, सनी। तो सर ये वेरिएशन कैसे आ रही है, मतलब कैसे इतना ह्यूमर कैसे, मतलब? खुशकिस्मती ये है कि हमने अच्छी अच्छी फिल्में की, और मतलब एंटरटेनिंग फिल्म्स भी, उनको भी एक चैलेंज की तरह देख के उस तरह का बैकग्राउंड स्कोर किया कि वो यादगार रहे। सर बैकग्राउंड स्कोर का प्रोसेस बता सकते हो? आपके पास मूवी का सीन पूरा एडिट होके आता है? जी, पूरा फिल्म एडिट होके आती है। बहुत बार एडिटर क्यू म्यूज़िक लगा देता है, जिससे बहुत हेल्प मिल जाती है। बिकॉज क्या होता है कि एडिटर जब क्यू म्यूज़िक लगाता है, उसको हम लोग मतलब रफ म्यूज़िक कह सकते हैं, या टेम्प म्यूज़िक कहते हैं फिल्म लैंग्वेज में, एज टेम्पररी म्यूज़िक। तो वो जब देखते हैं तो उससे एक वाइब आती है कि हाँ यार, ये फिल्म का ये कलर है, ये रंग है। और क्योंकि एडिटर जनरली वो फिल्म का पल्स जानता है, फिल्म जब वो पूरी एडिट करता है तो वो अपने हिसाब से म्यूज़िक लगाता है। पर कई बार वो रॉन्ग भी होता है, वो ऑफ कोर्स उसने लगाया होता है कि यार मैं कुछ कर देता हूँ, लगा देता हूँ ताकि फिल्म ठीक लगे, भेजने लायक हो जाए, सीन होल्ड करे। बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा म्यूज़िक डालने से ना फिल्म की जो एक साइलेंस है, फिल्म का में जो एक ठहराव है ना, वो एक्चुअली निकल जाता है। मतलब वो थोड़ा क्या कहते हैं उसको, पेशी करने के चक्कर में ना वो अहमियत निकल जाती है म्यूज़िक की। तो आई फील म्यूज़िक, एक प्रॉपर म्यूज़िक कंपोज़र वो होता है जो साइलेंस की अहमियत जानता है, बिकॉज साइलेंस इज़ ऑल्सो म्यूज़िक। आप पूरा अगर म्यूज़िक करोगे एक सीन में, तो जहाँ पर एक्चुअली आपको ज़रूरत होगी वहाँ पे खिल के नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे आपने फिल्म भूत देखी होगी शायद, आई डोंट नो। भूत नहीं भूत नहीं देखी। नहीं देखी सर, ऑनेस्टली हमने नहीं देखी। 2000 में आई थी ये फिल्म। ठीक है।
सर तब तो हम 5 साल के थे, तब तो घर वाले कहाँ भूत देखने दे रहे हैं, पर अब हम भूत के पॉडकास्ट बहुत करते हैं। ओके, सो भूत एक फिल्म थी जिसमें उर्मिला मातोंडकर थी. शी वाज द मेन लीड. अजय देवगन, उर्मिला मातोंडकर. उसमें जो भूत का कैरेक्टर है दैट इज प्लेड बाय अ कैरेक्टर कॉल्ड मंजीत. अब हमने ये फिल्म मुझे याद इसलिए है कि क्योंकि इसमें बैकग्राउंड स्कोर हमने पूरा बैकग्राउंड स्कोर करके फिर हमने काफ़ी सारा वक्त स्पेंड किया टू रिमूव द बैकग्राउंड स्कोर. हमने निकाला पिक्चर से. तो उस बार हुआ क्या था कि हमने एक फ़िल्म देखी थी, एक जापानीज़ फिल्म आई थी जिसका नाम था रिंग. वो फिल्म मैंने देखी और मुझे यार ऐसा लगा कि यार फिल्म में सबसे बेस्ट पार्ट है इसकी साइलेंस. जहाँ साइलेंस होता है ना वहाँ आदमी ज़्यादा डरता है, बिकॉज वो साइकोलॉजिकली आप पे आपके दिमाग पर खेलती है कि यार कहाँ म्यूज़िक आएगा और कहाँ आपको डराएगा. तो जो साइलेंस है उसका बड़ा खेल है यार. तो हमने तो बैकग्राउंड स्कोर भूत में बहुत भर के डाल दिया था म्यूज़िक. फिर मैंने राम गोपाल वर्मा को ये फिल्म भेजी डीवीडी पे. उसने देखी, उसने वो समझ गया मैंने उसको क्यों भेजी थी. हम स्टूडियो में मिले और इतना सारा म्यूज़िक जो हमने किया था उसको निकाला. अब उर्मिला मातोंडकर, एक सीन है उर्मिला मातोंडकर स्टेयरकेस पे अपना उठती है, बीच रात उठती है, उसको प्यास लगती है तो स्टेयरकेस से उतरती है, किचन में जाती है, पानी लेती है और ऊपर आती है. और जैसे वो ऊपर आके वो रूम में जाती है वीसी मंजीत स्टेयरकेस के नीचे. तो वो सीन अब जाहिर है अगर हम म्यूज़िक तब से करें कि उर्मिला उठी, नीचे गई, किचन में से पानी ली, फिर ऊपर आई और पूरा म्यूज़िक चल रहा है, तो मंजीत की जो बैंग आता है अहमियत, वो इतना डरावना नहीं हो सकता. लेकिन अगर पूरा साइलेंट है सीन और सडनली आपने एक झटका दे दिया मंजीत पे म्यूज़िक का, तो एकदम से लगता है. तो यही अहमियत है साइलेंस की. तो साइलेंस बहुत ज़रूरी है. अभी ये तो हॉरर फिल्म है पर एक रोमांटिक फिल्म है. एक बैंड बाजा बारात, अगर वो फिल्म अगर आपने देखी होगी तो उसमें उसकी बरसाती पे जब रणवीर और अनुष्का एक दूसरे के साथ में उनकी बातचीत होती है, बहस होती है और फिर वो एक रोमांटिक सिचुएशन में उसकी तब्दीली हो जाती है. दे बोथ किस ईच अदर. तो वो किस पे ना अभी जनरली एक म्यूज़िक डायरेक्टर बैकग्राउंड बहुत सारा पियानो, वायलिन्स, ऑर्केस्ट्रा, इस तरह का वॉइस करके, पर हमने वो पॉइंट पे ना एकदम साइलेंट छोड़ दिया. उसमें सिर्फ रात की वो क्रिकेट्स की आवाज़, और तो वो किस की अहमियत बढ़ गई और उसकी वजह से वो सीन ज़्यादा खिल गया. बिकॉज सडनली यू आर वॉचिंग एज अ व्यूअर, बिकॉज आपने पूरा साइलेंट कर दिया है म्यूज़िक, आपका अटेंशन. तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये साइकोलॉजिकली बैकग्राउंड स्कोर जो आदमी करता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है. ये ऑनेस्टली तजुर्बे से ही आता है. आदमी काम करते करते ही सीखता है. आप लोग को देख लो यार, इतने पॉडकास्ट कर लिए आप लोगों ने, एग्जैक्टली आपको पता है कि कोई कौन से गेस्ट को कौन सी गली में ले जाना. सर वैसे आपने काफ़ी और लेजेंडरी मूवी जैसे कि धूम और क्रिश में भी आपने तो फिर उसमें आपको वो इतना आइकॉनिक बन गया, वो जो आपने जो दिया बीजीएम वहाँ पे, तो उसमें कितना टाइम लगा था आपको पर्टिकुलरली? अगर मैं धूम की बात करूँ, धूम को आई थिंक 24-25 दिन लग गए थे बैकग्राउंड करने के लिए. हाँ, क्रिश को तो और भी ज़्यादा, बिकॉज उसमें बहुत एक्शन था. और क्रिश क्योंकि एक सुपर हीरो फिल्म थी, तो इंडिया के लिए पहली सुपर हीरो फिल्म थी, तो उसमें थोड़ा सा एक अलग, मतलब एक सुपर हीरो का भी एक उसमें अंदाज देना था. प्लस उसमें एक देसी, क्योंकि वो क्रिश तो मतलब देसी बंदा है, तो उसको किस तरह से मतलब उसमें एक इंडियन एलिमेंट भी है और वेस्टर्न एलिमेंट भी इसके है. लिए भी कुछ आपने रेफरेंसेस देखे थे, जैसे भूत मूवी के लिए रिंग पिक्चर आपने देखी? क्रिश के लिए अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं देख पाए हम लोग, बिकॉज ऐसा कोई फिल्म, मतलब इंडियन सुपर हीरो की कोई फिल्म बनी ही नहीं थी. तो मतलब ऑफ कोर्स स्पाइडरमैन, बैटमैन देखी हमने, सुपरमैन, बट क्योंकि इसमें इंडियन एलिमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट था. बट सर क्या ये प्रोसेस इंजॉयबल है या ये आप सिर्फ पैसे के लिए करते हो? क्योंकि गाने बनाना एक बहुत ही अलग चीज़ है, उसमें आप एक सिंगर भी हो, आपके ब्रदर इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, वो थोड़ा क्रिएटिव काम भी है. ये थोड़ा बैठ के करने वाला, फोकस करके, फिर डायरेक्टर की भी सुननी है, इतना क्रिएटिव फ्रीडम आ पा रहा है नहीं आ पा रहा, तो आपको मज़ा आता है बैकग्राउंड स्कोर में भैया ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड काम है. गाना बनाना
और बैकग्राउंड स्कोर करना दोनों ही मुश्किल काम है, लेकिन मैं समझता हूँ बैकग्राउंड स्कोर ज़्यादा उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है और वो ज़्यादा मुश्किल पर आप ज़्यादा इंजॉय करते हो उसको, क्योंकि इंजॉय तो मैं सबको हर कुछ करता हूँ, मैं परफॉर्मेंस कॉन्सर्ट भी करना बहुत इंजॉय करता हूँ, पर जी बैकग्राउंड स्कोर में मज़ा बहुत है यार। बहुत मज़ा मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मुझे बैकग्राउंड स्कोर ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ऑनेस्टली म्यूज़िक मेरे लिए एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ। आई फील आई एम ऑन अ वेकेशन, मतलब छुट्टी पे ही हूँ पिछले 32 साल से, काम किया ही नहीं कुछ। बट सर कॉन्सर्ट्स में गाना और फिर अगर तुम कंपेयर कर रहे हो घर बैठ के बीजीएम स्कोर प्रिपेयर करना, तो कॉन्सर्ट्स तो इट्स अ नेक्स्ट लेवल फन, राइट? वो तो आप अलग बोलोगे। कॉन्सर्ट्स में क्या ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। आपने गाया, लोगों की वाह वाह मिली, लोगों ने तालियां बजाई, सीटी बजाई, डांस कर दिया, मतलब वो इंस्टेंट है। आपको मतलब आपने कुछ शुक्रान अल्लाह आपने गाया, लोग लाइक तालियां तो हो मैं तो अभी 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 वहां पे लोगों ने मतलब डांस कर दिया, स्टेप कर दिया, तो इमीडिएटली आपको वो एक ग्रेटिफिकेशन मिल जाता है। Whereas अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर बना रहे हो तो पिक्चर रिलीज होगी, फिर चलेगी, लोग देखेंगे आपका काम, नोटिस करेंगे, या गानों के भी देख लो, गाना चलना, लोगों तक पहुँचना, उनको अभी आप गाना बना रहे हो तो ऑब्वियसली अगर फिल्म का गाना है तो उसके कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, उसकी जो फिल्म की जो एक दुनिया है उसको ध्यान में रखते हुए आपको गाने बनाने हैं, तो वो अगर वो चले ना चले बहुत मतलब वो फैक्टर है उसका। अच्छा सर, अगर चक दे इंडिया की बात करें, वो भी एक मैसिव मूवी रही है और उसमें भी आपने किया है, तो वो कैसा था, वो बताओ थोड़ा। चक दे इंडिया तो पहले से ही हमने, जब फिल्म मैंने पढ़ी थी ना, उससे पहले ना स्टोरीज ऐसे मतलब बाउंड स्क्रिप्ट एक बुक आती थी, तो चक दे की बुक थी, जयदीप साहनी ने लिखी थी ये फिल्म, और बहुत कमाल के राइटर है वो, तो हमने तो 2-3 बार फिल्म की जो स्टोरी है, मैं पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कुछ कुछ सीन्स इतने इमोशनल थे, जैसे कि जब शाहरुख रात को तिरंगा लहराते हुए देखता है और कहता है, उसकी नज़र पड़ती है तिरंगे पे, और वो कहता है, वो मतलब बस सिर्फ देख रहा है तिरंगे को, उसके दिमाग में इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं, और कुछ सीन है जैसे कि 70 मिनट 90 मिनट, सॉरी, क्या 70 मिनट ही है, हॉकी में 70 होते हैं, फुटबॉल में 90 होते हैं। मैं कंफ्यूज हो गया। सर आपने फीफा का भी बनाया ना एंथम, हो जाती है कंफ्यूजन। तो 70 मिनट, तो 70 मिनट का वो जो डायलॉग है उसका, उसमें जो इंटेंसिटी जिस तरह से जयदीप ने लिखा है, जिस तरह से शाहरुख ने उसको डिलीवर किया है, तो वो मतलब एकदम आदमी इमोशनल हो जाता है इंडिया के बारे में, अपने देश के बारे में जब कहता है वो। और कुछ ऐसे कुछ सीन्स है कि वो लड़की कहती है कि मैं दिल्ली से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, मैं पंजाब। तो उसने कहा कि यार मुझे सिर्फ एक ही नाम सुनना है, इंडिया। तो ये सब जो आइकॉनिक डायलॉग्स है ना, वो आज तक गूंजते हैं और गूज़बम्स आते हैं यार। तो आप सोचिएगा, जब मैं पढ़ रहा था तो क्या फीलिंग आई थी। तो ये पढ़ने के बाद हमने सोचा, अरे यार ये चक दे का म्यूज़िक हम करें, बड़ा स्पेशल होना चाहिए, पेट्रियोटिक भी है, पावरफुल है, इंस्पिरेशनल है, बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स बहुत है। एक मुस्लिम मैन ट्राइंग टू प्रूव हिज पेट्रियोटिज्म, जो बताना चाहता है लोगों को कि वो यार मैं इंडियन हूँ यार, मेरे रग रग में इंडिया है। तो वो सब चीज़ें, वो भी है, उसकी एक स्ट्रगल है। तो ये सब चीज़ें कैसे फिल्म में और गानों में ले आए ये सब। तो हमने जो गाना बनाया था वो बहुत बहुत पेट्रियोटिक, बहुत ही इमोशनल था, जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को नहीं पसंद आया। फिर दूसरा बनाया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते हम फेल होते गए। क्या बोलते थे वो कि क्या मिसिंग है, कि भाई यार कभी बहुत ज़्यादा इंटेंस था, या कभी बहुत मतलब एनर्जी नहीं थी गाने में, कभी एनर्जी थी तो रूह नहीं थी, मतलब पावर नहीं था, इमोशन नहीं था, कभी मतलब तो बहुत सारी रुकावटें आई। पर फिर ऐसा हुआ कि एक बार मैंने पूछ ही लिया कि आप चाहते क्या हो, तो प्रोड्यूसर ने बोला हम चुम्मा चाहते हो। तो मैं बोला क्या? उसने कहा कि नहीं, मतलब जैसे
जुम्मा चुम्मा की जैसी धुन है, मतलब पूरी दुनिया गाती है जुम्मा चुम्मा दे दे, तो उसने मुझे ऐसे कुछ चक दे इंडिया, उसने ऐसा गाया। तो मैं बोला, अरे यार ये, इसमें मुझे एक चीज़ मैंने नोटिस की कि चक दे उसने 2 बार गाया। तो ये मैंने सोच लिया था कि चक दे मैं 2 बार रखूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे चक दे इंडिया के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाए जो नहीं वर्क किए, उनको पसंद ही नहीं आया, मुझे भी नहीं पसंद आया कुछ। तो उनके बोलने के बाद पसंद नहीं आया, ऐसा कुछ था? नहीं, उनके बोलने के बाद तो हमने बनाए गाने ना, पर ये जो चक दे इंडिया ना एक आइडिया नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैंने बोला यार मैं इस बार एक काम करता हूँ, जयदीप जिसने गाने लिखे अपना, जिसने फिल्म लिखी है उसको बुलाते हैं। उसको मैंने बुलाया, बोला भाई तू गाना लिख और कुछ कर यार। तो उसने पहला ही लाइन लिख दिया, कुछ करिए। फिर मैंने उसको कहा देख मैं चक दे 2 बार लाने वाला हूँ, तो उसने 2 बार लिखा कुछ करिए कुछ करिए, नस नस मेरी खौले कुछ करिए। फिर मैंने शुरुआत की कुछ करिए नस नस मेरी खौले। इस तरह से बात आगे बढ़ी और जाके पड़ी चक दे इंडिया, वहाँ पर बात पहुँची। मैंने सुखविंदर सिंह को फ़ोन लगाया, वो आए, और जो चीज़ मतलब 3-4 महीने से चलती जा रही थी, जो बनी नहीं रही थी, वो सडनली एक दिन में बन गई। वाह, तो बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग है, ब्यूटीफुल सॉन्ग। टाइमिंग इसकी बड़ी कमाल थी, गाना चल गया, गाना ऑल्सो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। इंडिया T20 जीत गई। आज भी जब भी इंडिया कुछ ना कुछ करती है यही गाना चलता है, और इस मामले में एल्गोरिदम भी फिर पुश कर देता है गाने को, जो हम बात कर रहे थे। एल्गोरिदम की तो आप बात ही मत करो यार। आपका बेस्ट फ्रेंड भी है एल्गोरिदम, और आपका वर्स्ट दुश्मन भी। हम सर पहले कॉमेडी वीडियोस बनाते थे, तो हम काफ़ी यूज़ करते थे आपका एक बैकग्राउंड स्कोर ही था मूवी का, चक दे इंडिया का ही, जो आपकी वॉइस में ही था, या मौला करके जो था, जो शाहरुख खान सर की फेस पे आता जब भी वो इमोशनल होते थे। तो हम सर उसे कॉमिक वे में यूज करते थे, कभी कोई सैड हो गया कुछ हो गया तो कॉमिक वे में भी। तो सर थैंक यू, आपने हमें भी बहुत, हमारी छोटी छोटी वीडियोस में भी बहुत विकेड सनी, तो सर हर कॉमेडी वीडियो जो यूट्यूबर्स बनाते थे उसका। सर आपको आइडिया नहीं है विकेट सनी ने कितने यूट्यूबर्स की दुकान चलाई है, सब ने यूज किया है, वो सब ने अपने वीडियोस में लगाया है। सर उसका आइडिया कैसे आ सकता है आपको, मतलब इतना यार क्या है, वो कैरेक्टर का नाम सनी था। अभी वो बहुत ही मतलब बहुत ही शातिर आदमी था, वो बहुत ही मतलब ही वाज अ वेरी स्मार्ट गाय। वो हमेशा मतलब चीज़ खराब करने के चक्कर में रहता था, तो उसका नाम उसको विकेड बना दिया, विकेड सनी। फिर जिसको मैंने बुलाया था ना, मेरा एक दोस्त है वो रवि खोटे करके, उसको हम रैक्स बोलते हैं, तो उसने ये क्या विकेड सनी रन फॉर द मनी बोलते क्या हो। और मैंने एक बीट लगाई हुई थी, एक हिप हॉप की एक बीट लगा दी थी मैंने, तो मैंने उसको सिर्फ बोला था कि विकेड सनी करना तू, पर वो बोलता क्या, चुरा लेगा रानी। वो रानी उसका वो लड़की, आई थिंक प्रियंका का नाम रानी था, तो सनी रानी, और सर उसका रन फॉर द मनी, चुरा लेगा रानी। ईगल गैंग जो आती है उसका भी आप ही ने, ईगल गैंग जब बाइक पे आती है, आए आए वो भी आपने करा है सर? जी नहीं, वो देखिए क्या है ना, बैकग्राउंड स्कोर में एंटरटेनमेंट ले आना बहुत ज़रूरी है, खासकर इस तरह की फिल्मों में ना, कि होता क्या है कि हम हमेशा मतलब सोचते हैं कि ओके म्यूज़िक करेंगे, बट थोड़ा एक वोकल का एलिमेंट आने से ना बहुत फ़र्क पड़ता है। सर बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ेगा सर, आइकॉनिक बन गई चीज़ें। देखिए अगर आप एनी इंटरनेशनल फिल्म, कोई भी आप इंग्लिश फिल्म देखते हैं ना, उसमें तो गाने होते हैं बैकग्राउंड स्कोर में, प्रॉपर गाने ही होते हैं, रैप म्यूजिक होता है या कुछ। बैकग्राउंड स्कोर में जनरली ज़्यादातर होता क्या है कि लोग पिक्चर में अपने गाने होते हैं, फिर बैकग्राउंड स्कोर में गाने नहीं रखते। पर हमने ये फॉर्मेट थोड़ा ब्रेक करने की हमने कोशिश की कि हम बैकग्राउंड्स में भी गाने अपने बनाएंगे। वाह सर, अभी भूमि प्रोजेक्ट की थोड़ी बात करते हैं। आपने ये आईपी बनाई क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न था? तो बेसिकली हाँ, ये थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस। 1999 में हमने ये पहली बार भूमि किया था, आप शायद नहीं पैदा हुए थे तभी। अच्छा सॉरी। सो 99 में हुआ यूँ कि मैं तभी ना बहुत ट्रैवल करता था विद डिफरेंट बैंड्स में, आई यूज्ड टू गो अब्रॉड।
तो टावर रिकॉर्ड्स, वर्जिन रिकॉर्ड्स, इस तरह की स्टोर्स होती थी, तो मैं हमेशा सीडीज खरीदता था। तो अफ्रीकन फोक म्यूजिक, स्पेनिश फोक म्यूजिक, आयरिश फोक म्यूजिक, मुझे हमेशा मेरे दिमाग में सवाल होता था कि इंडियन फोक म्यूजिक क्यों नहीं है। इंडियन म्यूजिक के सेक्शन में सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक रहता था, जो कमाल है हमारा हमारा शास्त्रीय संगीत बहुत, और फिल्म म्यूजिक होता था। तभी बॉलीवुड का टर्म नहीं था, तो मैं उसको फिल्म म्यूजिक बोलता। बट फोक म्यूजिक नहीं रहता था। हालांकि अपना फोक म्यूजिक बड़ा मशहूर है, बड़ा कमाल है, इतने सारे प्रांत, कश्मीर, ये वो, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, बंगाल। बोला यार हमारा फोक म्यूजिक क्यों नहीं है। तो मुझे एक आइडिया है कि यार मैं फोक म्यूजिक का एक प्रोजेक्ट करता हूँ, जिसका नाम हमने भूमि रखा। हम पूरे देश में ट्रैवल किए, 8 गाने हमने अलग अलग सिंगर्स से ट्रैवल कर करके, हमने कुछ सिंगरों से हमारी मुलाकात हुई, फोक सिंगर्स से, कुछ मुंबई में ही उनको मिल गए हम। तो 98 में हमने रिकॉर्ड किया, पीटर गैब्रियल के स्टूडियो में हम गए मिक्स करने के लिए इन यूके। 99 में हमने ये एल्बम निकाला जिसका नाम हमने भूमि रखा। 2000 में मेरी मुलाकात राम गोपाल वर्मा से हुई। 2001 में मैंने भूत किया, 2001 में मैंने अब तक 56 की, 2003 में धूम शुरू, काल फिल्म, पिक्चरों का सिलसिला शुरू हो गया। भूमि हमारी जो एल्बम थी 99 में, लोगों ने सुना, इंडस्ट्री ने सुना, लोगों तक पहुंची नहीं है एल्बम, इंडस्ट्री ने सुना। दिस एल्बम वाज मच बिफोर कोक स्टूडियो भैया। कोक स्टूडियो 2003 में आया था। ये कोक स्टूडियो, पाकिस्तान में जब कोक स्टूडियो शुरू हुआ था, उसके मच बिफोर 99 में हमने ये एल्बम किया था भूमि। बट ऑफ कोर्स फिल्मों के चक्कर में हम लोग फिल्मों के दलदल में पड़ गए। फिल्म इंडस्ट्री ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत म्यूजिक किया हमने फिल्मों के लिए। रब ने बना दी जोड़ी, कुर्बान, आ जाना चले, बैंड बाजा, लेडीज वसरी की, मतलब फैशन, बहुत सारी फिल्में। फिर शोज करने लग गए। 2018 में मेरे को एक फील आई कि यार हम इतना सारा म्यूजिक फिल्म का तो कर रहे हैं, पर जो हमारी जो धरती का, हमारी जो हिंदुस्तान का हमारा जो म्यूजिक है ना, वो कहीं ना कहीं यार लैक हो रहा है, हम दे नहीं पा रहे हैं इसको। तो मुझे ऐसा लगा कि सुलेमान से मेरी बात हुई, मैं बोला कि यार भूमि को रिवाइव करते यार। 2018 में हमने 7 गाने बनाए, 2019 तक हमने बना लिए थे गाने। 2020 की जनवरी में हमने इसको फिल्म किया एज अ लाइव प्रॉपर्टी। वी बिल्ट अ स्टेज, कॉल्ड ऑल द आर्टिस्ट। इसमें अरिजीत सिंह, सुखविंदर सिंह, जोनीता गांधी, कौशिकी चक्रवर्ती, ओस्मान मीर, अलग अलग प्रांत से अलग अलग सिंगर्स, कुछ फोक यूज़ किया, कुछ पॉप बनाया, कुछ ट्रेडिशनल ठुमरी वगैरह। 7 गाने का हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया भूमि। 2020 में भूमि 2020 की स्थापना फिर एक बार हुई, मतलब 1999 से 20 साल बाद 2020 में 21 ईयर्स के बाद हमने भूमि 2020 लॉन्च किया। एक गाना अरिजीत सिंह, एक गाना सुखविंदर सिंह, निकिता गांधी, जोनीता गांधी, कौशिकी चक्रवर्ती, ओस्मान मीर, सलमान अली, काफ़ी अच्छा लाइनअप था। एक कव्वाली, एक ट्रेडिशनल ठुमरी, एक कृष्ण जी के लिए एक भजन, और ऑल डिफरेंट सॉन्ग्स। लोगों ने बहुत पसंद किया भूमि 2020 को, बहुत, मतलब इंडस्ट्री ने बहुत प्यार दिया, आर्टिस्टों ने बहुत फ़ोन करके तारीफ़ की कि यार नेक्स्ट सीज़न में हमको भी आना है। तो मैंने तो सोचा नहीं था नेक्स्ट सीज़न, पर लोगों ने कहा कि यार नेक्स्ट कब कर रहे हो, तो हिम्मत आई। 2021 भूमि में मैंने घर आओ ना एक गाना बनाया सुनिधि चौहान के लिए। रफ्तार के साथ में मैंने हिप हॉप एक ट्रैक बनाया अफसाना खान के साथ। विशाल ददलानी ने एक बांगड़िया फोक सिंगर्स के साथ में एक कोलैब किया। ऐसे करते करते 10 और गाने मैंने बना लिए। भूमि 21 भी कर दिया मैंने, लॉन्च कर दिया। एक ब्रांड आ गया सपोर्ट के लिए, तो हिम्मत बढ़ गई। बोला यार ये तो मतलब सही मुझे खुशी दे रहा है यार, फिल्म इतनी कर ली, बट यार ये मेरा एक लाइफ का एक नया पड़ाव है। तो हिम्मत बढ़ा के भूमि 22 कर ली। उसमें श्रेया वापस आ गई, सोनू निगम आ गया, सुनिधि चौहान आ गई, किंग आ गया, एक सिंगर यूएई की आ गई, मिडल ईस्ट की, और ऐसे करते करते 10 और गाने बन गए। इस बार हमने अनुराग साइकिया, क्लिंटन सिरेजो, अलग अलग कंपोजर्स के साथ भी कुछ किया। बहुत मस्त हो गया यार। भूमि 22 को बहुत प्यार मिला।
अब तो फिर रुकना ही नहीं था, भूमि 23 की हमने, फिर इस बार भूमि 24 कर ली, जिसके 2 गाने ऑलरेडी इंस्टा पे ट्रेंड हो रहे हैं। शुरुआत की हमने मौर्या से, विच इज़ वी लॉन्च्ड इट ऑन गणेश चतुर्थी, और फिर हमने अल्लाह के प्यारे नबी विच केम ऑन ईद मिलाद। तो ये 2 गाने हमने ऑलरेडी लॉन्च कर लिए हैं, एंड तीसरा परसों होने वाला है, विच मीन्स जब तक ये पॉडकास्ट आएगा तब तक हो गया होगा। इट्स कॉल्ड चुनरी बाय अमित त्रिवेदी एंड टेलर जोन्स एंड अलॉन। टेलर जोन्स एक इंटरनेशनल पॉप स्टार है फ्रॉम लॉस एंजलिस, और अलॉन एक बिलबोर्ड आर्टिस्ट है जो बहुत के पॉप करता है। सो दीज 3 guys have collaborated to do a song called चुनरी। चुनरी में थोड़ा सा नवरात्रि का एक वाइब है, तो हम पहले ऐसे हम लोग गाने ऐसे कर रहे हैं कि ये लोग थोड़ा फेस्टिव टाइप के हो। So, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, के पॉप आर्टिस्ट नवरात्रि का एक सॉन्ग कर रहे हैं, ये तो अलग ही मैसिव कोलैबोरेशन। इट्स एन इंग्लिश एंड हिंदी सॉन्ग, इट्स अ इंग्लिश हिंदी कोलैब। चौथा जो हमारा गाना आएगा वो है छैला। मैं पहली बार ये रिवील कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट पे, आई मीन पब्लिकली। दिस इज अ सॉन्ग विद सुनिधि चौहान एंड श्रेया घोषाल। दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव कोलैबोरेटेड इन दिस वे। बहुत बड़े लेवल पे इसने उन्होंने कोलैबोरेशन किया, परफॉर्म किया एक साथ में, एंड वी रियली होप दैट लोग उसको बहुत प्यार करेंगे। ये 4 गाने हैं, इसके बाद और 6 गाने आने हैं। असीस कौर, गोल्डी सोहेल, सोनू निगम, संजित हेगड़े, विशाल ददलानी, बहुत सारे और आर्टिस्ट। एक राज पंडित, एक कश्मीरी फोक सॉन्ग है जिसको हमने एक मतलब 100 साल पुराना एक गाना है, कश्मीरी फोक सॉन्ग है जिसको राज पंडित ने गाया है, और गुलजार गने जो वहाँ के एक मशहूर फोक आर्टिस्ट है। एक हमने रविंद्रनाथ टैगोर जी की पोइट्री की एक झलक करी है एक गाने में, जो श्रेया घोषाल ने गाया है। वो बंगाली सॉन्ग है बिल्कुल ही। सो इट इज़ अ ग्रेट मिक्स ऑफ सम अमेजिंग म्यूजिक विद इनसेन टैलेंट, सम लेजेंडरी टैलेंट। एक बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट है जिसका नाम है लॉरेन एल्ड्रेड, जो न्यूयॉर्क में रहती है। शी इज़ अ बिलबोर्ड आर्टिस्ट, बहुत बड़ी लेवल की आर्टिस्ट है। उसने एक मांगड़िया फोक सिंगर्स के साथ में एक गाने में कोलैबोरेशन किया है। बड़ा यूनिक सा गाना है। गाने का नाम है 900 रुपया, क्योंकि वो फोक गाना है, बट उसमें वर्स जो है वो इंग्लिश का है। तो बस मेरी ये कोशिश रही है कि भूमि के थ्रू हम किस तरह से म्यूज़िक ऐसा बनाएं जो लोग उससे रिलेट करें, जिसमें इंडिया की एक झलक हो, इंडिया की पहचान हो, बट ऑल्सो इंटरनेशनल वाइब हो। वन ऑफ द मोटिव इज कि ऑडियंस थोड़ी सी एक्सचेंज हो, ये भी एक मोटिव है। ये एक मोटिव है। दूसरा मोटिव ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे रूट्स हमारे ट्रेडिशन से भी जुड़े रहें। जैसे कि ये गाना एक वही बिलबोर्ड आर्टिस्ट, अमेरिकन आर्टिस्ट लॉरेन एल्ड्रेड, वो एक राजस्थानी फोक ग्रुप के साथ में कोलैब कर रही है। तो वी आर ऑलरेडी टेकिंग राजस्थानी फोक म्यूजिक टू द इंटरनेशनल स्टेज। उसने ये गाना भी अमेरिकन आइडल के स्टेज पे शूट किया है। अच्छा, सो इट इज़ अ वेरी quite a big thing, you know. So we are trying to do these things. भूमि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इंडियन आर्टिस्ट, इंटरनेशनल आर्टिस्ट और फोक आर्टिस्ट को एक साथ एक मंच पर ले आए और इंडिया की टोटल झलक उस पर हम दिखाए, जो ट्रेडिशन भी है, नयापन भी है, हिप हॉप भी है। इसमें इस गाने में इस सीज़न में हम हर सीज़न में हिप हॉप करते हैं। फर्स्ट सीज़न में नहीं किया था, सेकंड सीज़न में रफ्तार ने किया था, थर्ड सीज़न में किंग ने किया था, फोर्थ सीज़न में 2023 में किसने किया था भाई? किसने आर्टिस्ट ने किया था? फॉरगेटिंग। इस सीजन में कौन है? इस सीज़न में एक मराठी रैपर है, हाँ सृष्टि तावड़े थी। 2023 में सृष्टि तावड़े थी, एंड 2024 में एक मराठी रैपर है जिसका नाम है 100 RBH, सौरभ। MTV हसल से ही निकला है वो, सौरभ। तो 100 RBH वो अमरावती का है, मराठी महाराष्ट्र का, बहुत ही कमाल का, बहुत खतरनाक आर्टिस्ट है वो भी। तो उसने गणपति बाप्पा पे एक रैप लिखा और वो हमारा पहला गाना था। करण कंचन ने उसका म्यूज़िक किया और दूसरा गाना था वो हमारा कॉम्पोजिशन। सर ये बहुत तगड़ी फ्यूजन्स कर रहे हो सर आप, आज की जनरेशन को भी समझ के, अपना एक्सपीरियंस डाल के, इंटरनेशनल फ्लेवर मिक्स करके, बहुत ही अमेजिंग। बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज यू नो एक तरीके से ऐसा लगता है कि यार एक फ्रीडम है टू डू व्हेन वी आर डूइंग म्यूजिक फॉर भूमि, बिकॉज कोई रोक टोक नहीं है कुछ।
आर्टिस्ट भी इतना प्यार से और इतना मतलब एंथुजियाज्म से स्टेज पे आते हैं और करते हैं. वी शूटेड लाइक अ लाइव इवेंट. हम लोग ऑडियंस के साथ में लाइव इवेंट के साथ की तरह करते हैं, बट है वैसे ये स्टेज्ड ही है. यूट्यूब के लिए करते हैं इसको, और ऑफ कोर्स इंस्टा पे तो आप देखेंगे. सो या इट्स गुड फन. सर मज़ा आ गया आपके साथ बैठ के, और आई एम श्योर ये जो आज जितने भी आपने बड़े बड़े आर्टिस्ट और टैलेंटेड आर्टिस्ट का नाम बताया, कोलैबोरेशन जो होने वाली, इट्स गोना बी अ बिग हिट फॉर श्योर. और इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं सर, वरना हम तो बातें करते रहेंगे और ये चलता रहेगा. ड्यूरेशन हो जाएगी 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, हम तो बातें करते रह जाएंगे. तो इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं. तो कट करो ना यार.